हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर के हमारा पर्यावरण अध्याय से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम 20 मार्च को होने वाला है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। इसमें निम्न में कौन सा मानव रचित कृत्रिम परितंत्र है, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। उन ऑप्शंस में से आप देखें तो पोखर, खेत, झील, जंगल, इनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पोखर, झील और जंगल ऐसे हैं जो प्रकृति ने हमें बना करके दिए हैं। खेत एक ऐसा पारितंत्र होता है जो मनुष्य खुद से निर्मित करता है, खुद की उसमें फसल लगाता है। पारितंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक जीवन का जो अस्तित्व है वो रहता हो। ठीक है, तो इस तरह से खेत में अगर अपने पास फसल लगाता है इंसान, तो खेत ही एक मानव रचित पारितंत्र हो जाएगा, एक कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। ठीक है, तृतीय पोषण स्तर पर कौन होता है वो ध्यान रहे। तो इसमें आपको आहार श्रृंखला समझने की यहाँ पर जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि सूरज से जो विकिरण आ रही हैं, सौर विकिरण का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपका खाना बनाते हैं, अपना भोजन जो बनाते हैं उनको अपन उत्पादक कहते हैं। उनको जो खाता है उन्हें अपन बोलते हैं शाकाहारी होता है, और जो शाकाहारी को खाता है उनको अपन बोलते हैं मांसाहारी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तृतीय पोषण स्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास मांसाहारी। तो मांसाहारी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। और मांसाहारी को खत्म होने के बाद जो अपघटक होते हैं वो इनको अलग अलग रूप में या जो आपके निम्न छोटी छोटी गैसेस हैं या अकार्बनिक पदार्थ हैं उनमें आप घटित कर देते हैं। तो ये आपको आहार श्रृंखला जो है वो ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ये प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। एक पारितंत्र में होते हैं, तो एक पारितंत्र में क्या क्या होता है आपको वो बताना है। जिसमें से आपका पारितंत्र की बात करें तो उसमें एक जीवन आपका हो सके, जीवन आपका बन सके, तो वो होते हैं आपके सजीव वस्तुएं भी उसमें होंगी और अजीब वस्तुएं भी उसमें होंगी, निर्जीव वस्तुएं भी होंगी। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें सभी सजीव एवं अजैव वस्तुओं को अपन यहाँ पर लेते हैं, दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की। एक दी हुई खास श्रृंखला में मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, ये अपने को बताना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि जब भी एक स्तर से आप उच्च स्तर के पर जाते हैं तो वहां सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। मतलब अगर अपन बात करते हैं कि घास को टिड्डा खाता है, तो घास के पास अगर 100 जूल की एनर्जी होगी तो टिड्डे के पास सिर्फ 10 जूल की एनर्जी पहुंचेगी। दूसरा, टिड्डे के पास अगर 10 जूल की एनर्जी होगी तो मेंढक के पास जो है वो सिर्फ 1 जूल एनर्जी पहुंचेगी। तो इस तरह से जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि मेंढक से 10 गुना ज्यादा टिड्डे के पास है, टिड्डे से 10 गुना ज्यादा जो है वो घास के पास है। तो इसमें अपन बात करते हैं, यहाँ पे 4 स्तर की बात यहाँ हो रही है। तो 4 स्तर पे अपने पास आ रहा है सर्प, तो हम सबसे पहले सर्प को पकड़ते हैं। और सर्प की अगर 5 किलो जूल की ऊर्जा है तो उससे 10 गुना मेंढक के पास होगी, मतलब मेंढक के पास हो जाएगी 50। टिड्डे की बात करते हैं तो फिर टिड्डे के पास 10 गुना होगी, तो 50 का 10% अगर 10 गुना करते हो तो वो जाएगा 500। और टिड्डे से 10 गुना घास के पास होगी तो 500 का 10 गुना हो जाता है 5000। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 5000 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध होगी प्राथमिक स्तर पर, या फिर कहें कि जो आपके पास निम्न स्तर है उस पर की बात है, उपभोक्ता स्तर पर ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ही इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन था, प्रश्न था, इसको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, पांचवें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है अजैव निम्नीकरणीय पीड़क नाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। क्या ये प्रश्न कह रहा है, इसको बड़े गौर से आप समझिएगा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप कीटनाशक हैं, पीड़क नाशक हैं, उनका संचयन आप कर रहे हैं। और ये संचयन जो होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है, नुकसानदायक होता है। और इस तरह के संचयन को आप कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, तो जैव आवर्धन की अगर परिभाषा वैसे लिखने को आती है तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरह से ही लिखनी होती है। जिसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, डीडीटी होता है एक पारा जो है, मरकरी जिसको अपन कहते हैं, इसका भी जो संचयन है वो बढ़ता जाता है। जैसे
आप समझें कि आपने किसी फसल को कीटनाशक का छिड़काव किया, उस फसल को आपने खाया, तो वो जो कीटनाशक थे वो आपके शरीर शरीर में आ जाएंगे, फिर आपके शरीर से जो है वो आपके आगे तक जो आपको जो खाने वाला है या जो आपके दूसरे जो हैं उन तक ये धीरे धीरे करके पहुंचता जाता है, और इनका संचरण होने से इनका जो सांद्रण होता है वो उच्च स्तर के जीवों में ज़्यादा होता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। इसी वजह से गिद्ध वगैरह जो हैं धीरे धीरे करके विलुप्त प्रजाति में आते जा रहे हैं। तो ये आपका जैव आवर्धन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम, छठे नंबर के प्रश्न पे। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण है। ओजोन परत का क्षरण किससे होता है अपने को वो बताना है। तो ओजोन परत सबसे पहले तो करती क्या है आपको वो पता होना चाहिए। ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को यहाँ धरती की सतह पर आने से रोकती है, और पराबैंगनी किरणें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इससे स्किन का कैंसर जो है वो होता है, आपके चर्म रोग जो हैं वो बहुत सारे चर्म रोग हो सकते हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए आपको पराबैंगनी किरणें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो इस ओजोन की परत को रोकने का या इसका जो क्षरण करने का, क्षय करने का जो मुख्य रूप से कारण होता है वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक आपका अणु होता है जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं, तो इनकी अगर बात अपन करते हैं तो ये आप उपयोग में लेते हैं एसी, फ्रिज। इस टाइम का सीजन है तो आप समझ रहे होंगे, आप एसी वगैरह आप चलाते होंगे, फ्रिज आप चलाते होंगे, फ्रिज का उपयोग करते होंगे। तो इन फ्रिज और एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जो कि हमारे लिए ओजोन परत की क्षय का एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, जिसमें आपको देखना है कि वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं। संश्लेषण कर रहे हैं, ये विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कर रहे हैं। तो आपको इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका उत्पादक। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए सही हो जाएगा, उत्पादक ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वो आठवां प्रश्न हो जाएगा। आठवें प्रश्न में हम देखते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा कहाँ से कहाँ जा रही है, तो सूर्य ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और उससे ही ऊर्जा आती है, और सूरज तक ऊर्जा वापस नहीं जाती है। इसलिए ये एक ही दिशा वाली हो जाएगी, एक दैशिक प्रवाह हम इसे कहेंगे। ठीक है, 90 प्रश्न पे आते हैं। पारतंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में। किस रूप में ये ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो अपने को बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये ऊर्जा आपकी ऊष्म ऊर्जा के रूप में तो होगी नहीं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में होगी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होगी नहीं, तो ये होती है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें आप तो उच्चतर पोषण स्तर के जीव, इसमें आप मान लेते हैं मानव को ले लीजिए। मानव क्या करेगा, घास फूस भी खाता है, मतलब पेड़ पौधों के ऊपर भी निर्भर रहता है, और जीव जंतुओं के ऊपर भी निर्भर रहता है। उनको भी अपना ये भोजन बनाता है, अपना आहार के रूप में बनाता है, यानी वो कई चीज़ों को खाद्य श्रृंखला में कई चीज़ों को अपने अंदर खाता है। तो उसने क्या कर दिया, एक जाल सा नहीं बुन लिया, जाल बुन लिया है। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आहार जाल। ठीक है, तो इसका 10वें का उत्तर है ए। अब आते हैं अपन 11वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें देखें, यदि क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला से हिरण गायब हो जाए। नीचे एक खास श्रृंखला दे रखी है, घास ने खाया हिरण को, घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया चीते ने। ठीक है, तो आपने हिरण को गायब कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, घास की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और चीता जो है उसे हिरण खाने को नहीं मिलेंगे, तो चीते जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, चीते की जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। डी की बात करते हैं, चीतों की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आप इसे आप बड़े ही सिंपल प्रश्न था, इसे आसानी से लगा सकते हैं। अब अपन आते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पर। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या करते हैं। तो अपघटक के लिए आपको बताया था, ये सड़े गले पदार्थों को दूसरी गैसेस वगैरह के फॉर्म में ये उत्सर्जित करते हैं।
जैसे अगर बात कर देखी जाए कि कोई अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे आइट साइड में कहीं कोई फेंक देता है तो कुछ दिनों के बाद में उससे बदबू आने लग जाती है। वो बदबू किसकी आ रही है? वो किसी बदबू आ रही है गैस की वजह से आ रही है। तो गैस जो है वो एक अकार्बनिक रूप है। जैसे मान लो आपने नाइट्रोजन गैस निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है, तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? आपकी अकार्बनिक गैस हो जाएगी। तो जो शरीर शरीर होता है किसी व्यक्ति का, किसी पशु का, उसमें होते हैं बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ। तो अपघटक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 13वें नंबर के प्रश्न में आते हैं। निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? इसमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें कि कोई एक भी आपका अजैव निम्नकरणीय पदार्थ बन जाए। जैसे कि अगर देखें पहले प्रश्न ऑप्शन में देखें तो घास, पुष्प और चमड़ा, तीनों के तीनों जो हैं वो जैव निम्नकरणीय हैं क्योंकि ये आपके अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं अपन, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। इस ऑप्शन में अगर देखें आप तो घास भी अपघटित हो जाती है, लकड़ी भी अपघटित हो जाती है, बट प्लास्टिक अपघटित नहीं होती है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो सकता है। बट एक बार बाकी ऑप्शन पे नजर और मार ली जाए तो यहाँ देखेंगे आप फलों के छिलके अपघटित हो जाते हैं, केक भी अपघटित हो जाता है, नींबू का रस भी अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपके पास उत्तर में नहीं आएंगे। डी ऑप्शन की बात करते हैं, केक, लकड़ी एवं घास, ये फिर से आपके अपघटित हो जाते हैं। तो ये बाकी के ऑप्शंस भी नहीं करेक्ट हैं। आपका जो सही उत्तर होगा जिसमें सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 13वें नंबर के प्रश्न में आप बी उत्तर लगा करके आएंगे। बड़े ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं 14वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ठीक है, इसमें से अपन अगर देखें तो आपको तीन यहाँ पर जीव जंतु दे रखे हैं। उनमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो है वो खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। जैसे घास को खाता है गेहूं, गेहूं को खाता है आम, बिल्कुल नहीं करता है ऐसा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अपन आते हैं बी ऑप्शन पे, घास को खाती है बकरी और बकरी को खाता है मानव, बिल्कुल ये सही है। बाकी का ऑप्शन देखें अपन, बकरी गाय तना हाथी नहीं हो रहा है, घास मसी तना बकरी नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसके लिए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 14वें का बी। 15वें पे आते हैं अपन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो नीचे 4 आपके पास व्यवहार दे रखे हैं, उनमें से आपको चुनना है कि कौन सा व्यवहार ऐसा है जिससे पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं होगा अपितु पर्यावरण के लिए वो जो है लाभदायक आपकी क्रियाएं होने वाली हैं। तो उनमें से आपको चुनना है। तो पहला अगर देखें आप प्रश्न तो उसमें ऑप्शन देखें तो उसमें लिखा हुआ है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। मतलब वहां पे से पन्नी या पॉलीथीन लाने की बात नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ क्या कह रहे हैं वहां से कि भाई हमें जो है हम अपना थैला लेकर के आए, इसमें सामान दे दो आप। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप समझिए आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, आप पर्यावरण के मित्र हैं, पर्यावरण के लिए आप फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। आपका काम हो गया, खत्म हो गया, आप भले ही बिल भर रहे हो लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लाइट जल रही है जलने दो, उसके लिए आप जाकर के बंद कर रहे हैं, तो आपका बिल भी बच रहा है और दूसरा जो है वहाँ पर आप पर्यावरण के लिए भी आप मित्रता दिखा रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी आप लाभ पहुँचा रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, यानी कि आप स्कूटर की बजाय आप पैदल जा रहे हैं, तो इसमें भी आप पर्यावरण के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आप प्रदूषण नहीं करेंगे, आप पैदल जाएंगे तो आपका भी फायदा उसमें होगा और ये व्यवहार भी पर्यावरण मित्रता वाला व्यवहार हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है, उपरोक्त तो सभी। तो इसलिए जो है आप इसमें टिक करके आएंगे उपरोक्त सभी। अगर किसी ने इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की और अगर वो पहला ऑप्शन देखते ही वहाँ टिक करके आ जाता है तो उसका ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ओटी लगाते टाइम आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले एक बार कम से कम नज़र चारों ऑप्शंस पर जरूर लगा देना है, चारों विकल्पों को एक बार गौर से जरूर देख लेना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं अपन रिक्त स्थान जो हैं उनको भरते हैं, उनको देखते हैं अपन किस तरह से इनको करना होता है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? डैश प्रतिशत होता है, तो 10% इसके लिए उत्तर हो जाएगा अपने पास, आपको पता है।
दूसरे पर आते हैं अपन, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण ऊर्जा का केवल डैश प्रतिशत भाग अवशोषित करते हैं। तो कितना प्रतिशत भाग अवशोषित करते हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, 1% है। याद रखना है कि सूरज से जो भी ऊर्जा आ रही है उसका सिर्फ 1% ही ये अपने दूसरे भाव में परिवर्तित कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर प्रश्न पे आते हैं अपन, खालिस्तान पे आते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर को ऊर्जा का भाग डैश जाता है, क्या हो जाता है उसका? तो वो घटता जाता है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पे आते हैं, मनुष्य डैश जीव है, कैसा है मनुष्य? सर्वाहारी होता है, तो आप यहाँ पर सर्वाहारी लगा देंगे। पांच बार आते हैं, किसी आहार खाद्य श्रृंखला में केवल कितने पोषण स्तर हो सकता है? तो सिर्फ अगर यहाँ पर आप देखें तो 4 या 5 स्तर ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के स्तर नहीं बन पाते हैं। फिर अपन आते हैं छठवें प्रकार का निपटान, एक गंभीर डैश समस्या है, कैसी समस्या है ये? तो ये गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो पर्यावरणीय यहाँ पर लिख देंगे आप। सातवें पर आते हैं, डैश में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, सूरज से जो है वो निकल करके उत्पादक तक ऊर्जा पहुंचती है, उत्पादक से फिर शाकाहारी तक पहुंचती है, शाकाहारी से मांसाहारी तक पहुंचती है, मांसाहारी से फिर उच्च मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी तक, इस तरह से ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं अपन, सत्य असत्य कथन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इनको बड़े ध्यान से आप कीजिएगा। सबसे पहला कथन देखते हैं अपन, कुत्ता सर्वाहारी है, क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन जो है वो सत्य होता है, क्योंकि कुत्ता सब चीज़ें खा सकता है, वो आपकी रोटी भी खा लेता है और वो इंसान को भी खा लेता है, या वो कहें कि दूसरा जो मांस वाली चीज़ें होती हैं उनको भी वो खा लेता है, इसलिए सर्वाहारी में ही इसकी गिनती होती है। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक है, क्या ये कथन सत्य है या सत्य है? तो इसमें आप गौर कीजिएगा, मनुष्य जो है वो उत्पादक नहीं है। क्यों उत्पादक नहीं है? भले वो अपना भोजन स्वयं पका रहा है, बट वो सौर विकिरण से अपना खाना नहीं पका रहा है, वो क्या कर रहा है? पेड़ पौधों का जो खाना है, गेहूं या रोटी से जो बनता है, चावल जो हम बन रहे हैं, वो किसने बनाए? पेड़ पौधों से हमारे पास आए थे, उनको हम खाते हैं, उनसे अपना भोजन हम पकाते हैं, इसलिए हम उत्पादक नहीं हुए। हम अगर हम सिर्फ उसके ऊपर निर्भर रहते हैं तो शाकाहारी हुए, और अगर हम मांस की चीज़ें भी खाते हैं तो हम फिर सर्वाहारी में आ जाएंगे, मांसाहारी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षीण करती है, क्या ये सही है आपका वचन? बिल्कुल एकदम सत्य वचन है ये, अपन पहले भी ओटी में इन तरह की बात कर चुके थे। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, क्या ये कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बिल्कुल कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहा है, सिर्फ पृथ्वी को सतह को यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा है, पृथ्वी की सतह को हम शामिल नहीं करते हैं तो वो पर्यावरण नहीं बनता है, इसलिए ये जो कथन है वो असत्य कथन हो जाएगा। फिर पांचवें नंबर पे आते हैं अपन, ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को रोकता है, क्या ये कथन सही है या गलत है? तो अगर देखें आप तो इसका अपन विचार विमर्श इसके बारे में कर चुके हैं, तो ओजोन परत ही पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसलिए ये वचन सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहे होंगे, बस आप इनको अच्छे से कीजिएगा और एग्जाम में आते हैं तो आप फटाफट अच्छे से जो है इनको एक बार बना दीजिएगा। चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पर जोड़ी बनाइए पर आते हैं। इसमें आप देखें तो 2 स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा। स्तंभ आ की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें आपको दिख रहे होंगे 5 ऑप्शंस हैं, हरे पौधे एवं हरी नीली अलगी, फिर टिड्डे, मेंढक, सर्प, चील, गिद्ध, इस तरह से। ठीक है, उस स्तंभ में उच्च मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से लिखे हुए हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हरे पौधे एवं हरी नीली अलगी को देखते हैं, तो जैसे ही हरा शब्द आपके दिमाग में आता है, कहीं आपको देखता है, तो याद रखिए हरे पौधे ही आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसे हम बोलते हैं कि वो उत्पादक हैं। तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले को आप मिला देंगे सी से मिला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर वो बात करते हैं किसकी? टिड्डे की बात करते हैं। तो टिड्डा क्या करता है? हरे पौधे को खाता है, इसलिए टिड्डे के लिए जो है वो हो जाएगा आपका शाकाहारी। ठीक है, टिड्डे को खाता है मेंढक, तो मेंढक के लिए आप कर देंगे मांसाहारी, तो 2 का कर देंगे डी, 3 का कर देंगे ई। चौथे का बात करते हैं सर्प, सर्प क्या करता है? सर्प मेंढक को खा जाता है, मेंढक को खा जाता है तो मांसाहारी हुआ, तो चौथे का कर देंगे ई। ठीक है, चौथे का ई करेंगे या तीसरे का? तीसरे का ई कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चौथे का सर्प जो है वो मांसाहारी तो है, बट वो उससे भी बड़ा मांसाहारी, इसलिए इसको अपन उच्च मांसाहारी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। चौथे का ई लगाने नहीं जाएंगे आप, चौथे का लगाएंगे ए।
ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पांचवे की। तो पांचवे में यहाँ पर चील है। चील जो होती है वो सर्प को खा जाती है, यानी उच्च मांसाहारी को जो खा रहा है वो हो जाएगा सर्वोच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से आप इसको मार्क कीजिएगा, ध्यान से आप इसके लिए लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। ये भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से, और इनमें आप अगर ध्यान से देखें, इनको बड़े उससे लिखना होता है, आपको एक एक शब्द में लिखना होता है। पहला प्रश्न है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं। तो उनकी अगर अपन बात करें तो ये हो जाएंगे आपके जो जैव, कैसे हो रहे हैं ये आपके क्या कर रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके जैव निम्नीकरणीय, क्योंकि छोटे छोटे पदार्थों के द्वारा ये अवघटित हो जाते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, पदार्थ। अब जो पदार्थ सूक्ष्म द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप इनका उल्टा कह देंगे, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय कह देंगे। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दो तरह के पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि केले के छिलके या जैसे कि खाद्य पदार्थ। ठीक है, और जो पदार्थ सूक्ष्म द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय, वो आपके अपघटित नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक। इस तरह का प्रश्न अपन ओटी में भी लगा चुके हैं, तो उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपके सीधी परिभाषा भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आप प्रकाश संश्लेषण अकेला लिखते हैं तो भी आपके लिए पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं अपन, अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं। अपघटक जो होते हैं मृत जीवों को किस प्रकार पदार्थों में अपघटित करते हैं। तो याद है अपन ने ओटी में इस तरह की बात की कर रखी थी, जिसमें बताया था कि जो कोई जीव होते हैं उन जीवों का शरीर बना होता है कार्बनिक पदार्थ से, और उन कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम करते हैं आपके अपघटक। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अपघटक क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पांचवें नंबर पे, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हुआ, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक सम्मुख समूह, बहुत सारी आहार श्रृंखला उसमें लगा दी आपने, तो वो एक जाल बन जाएगा। तो इसलिए अपन इसको कहेंगे आहार जाल, या फिर इसी को खाद्य जाल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, छठवें नंबर पे आते हैं, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो आपको अभी बताया था, प्रश्न इस तरह का आया वो था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन होता है वो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में उपयोग में आता है। याद रखिए, इससे आपकी ओजोन की जो परत है वो क्षय होती है। ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, जिससे आपके चर्म रोग हो सकते हैं, बहुत सारी आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आपकी पराबैंगनी किरणें नुकसानदायक भी होती है। एक आपके लिए प्रश्न हम दे रहे हैं, उस प्रश्न का आप उत्तर बताइएगा कि पराबैंगनी किरणों से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो फ़ायदा क्या है ये आप कमेंट करके आपको बताना है। आप कमेंट करके इसका आंसर आप लिखिए, जिनका आंसर सही होगा उनके लिए हम जो है वो मार्क कर देंगे। तो उम्मीद है आपके लिए समझ आया होगा। ये आपका पार्ट 1 अपन ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। अब पार्ट 2 हम इसका जल्द लेकर के आने वाले हैं, और आप लिस्ट में आप नीचे देख लीजिएगा, आपको पार्ट 2 यहाँ मिल जाएगा। उस पार्ट 2 में अपन बात करेंगे जो आपके बड़े प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से लिखते हैं। तो वो प्रश्न और वो जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रश्न हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप अगर समझ आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आपके यहाँ, यही हमारी ईश्वर से कामना है, ऊपर वाले से कामना है। जय हिंद, जय भारत।